न्याय में देरी न्याय का हनन है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये शब्द हैं ब्रिटिश राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन के, और आज ये हमारी चर्चा का बिल्कुल केंद्र हैं। आज हम भारतीय न्यायपालिका की एक ऐसी नस पर हाथ रखने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा दुखती है, हमारी निचली अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ और उससे जुड़ी चुनौतियां। हाँ, हमारे एक लिसनर ने द हिंदी में प्रकाशित एक बहुत ही अच्छा लेख हमारे साथ साझा किया है, और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना मतलब जीएस पेपर 2 के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं भारी बोझ, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के ताजा आंकड़ों को देखें ना, क्या कहते हैं आंकड़े? जिला अदालतों में 4.69 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। 4.69 करोड़, ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की जिंदगियां हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उनका धैर्य है, जो न्याय के इंतजार में हर दिन खत्म हो रहा है। सही बात है। और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने भी इस ठहराव को लंबी मुकदमेबाजी से जोड़ा है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समस्या सिर्फ मामलों की संख्या में नहीं है। अच्छा। असल में समस्या की जड़ें हमारी व्यवस्था की संरचना और प्रक्रियाओं में कहीं ज्यादा गहरी हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम खुद ही अपनी रफ्तार धीमी कर रहा है। तो चलिए फिर जमीनी स्तर से ही शुरू करते हैं। हमारी अधीनस्थ न्यायपालिका, जो कि न्याय प्रणाली की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, लेख का एक बिंदु मुझे बहुत परेशान करने वाला लगा। कौन सा? वो ये कि हमारे जज, जिनका असल काम न्याय करना है, उनका ज्यादातर समय न्यायिक कामों में नहीं बल्कि दूसरे कामों में जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। अधीनस्थ न्यायाधीशों का ज्यादातर कीमती समय असल न्यायिक काम के बजाय वो जो कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक काम होते ना, क्लेरिकल काम मतलब। हाँ, क्लेरिकल या मिनिस्टीरियल ड्यूटीज। सोचिए, एक जज सुबह 10:30 बजे कोर्ट रूम में बैठता है और दोपहर तक का समय सिर्फ मुकदमों को पुकारने, नए सम्मन जारी करने और वकालतनामा प्राप्त करने जैसे कामों में निकल जाता है। मतलब जज एक तरह से एक बहुत ही उच्च स्तरीय क्लर्क का काम कर रहा है। तो फिर असल सुनवाई, जिसमें गवाहों से जिरा होनी है, सबूतों को परखा जाना है, उसके लिए समय बचता ही कहाँ? यही तो पूरी व्यवस्था के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा करता है। यही तो समस्या की जड़ है। यहाँ प्रक्रिया ही प्रगति में बाधा बन रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए लेख में एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान सुझाया गया है। क्या है वो समाधान? एक समर्पित न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति। देखिए, ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक जज सिर्फ जज का काम करे, पर ये असल में काम कैसे करेगा? दिन भर में क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी इस अफसर की? देखिए, कल्पना कीजिए कि हर जिला अदालत में एक ऐसा समर्पित न्यायिक अधिकारी हो। इस अधिकारी का एकमात्र काम इन सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालना होगा। जैसे कि वो सुबह से शाम तक समन जारी करेगा, लिखित बयान प्राप्त करेगा, एक तरफा सबूत दर्ज करेगा। मतलब वो सारे काम जो प्रक्रियात्मक हैं लेकिन जिनमें न्यायिक विवेक की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इसका असर दूसरे जजों पर क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा। दिन के अंत में ये अधिकारी अगले दिन की सुनवाई के लिए मामलों की एक सूची तैयार करके उसे शाम को वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है। अच्छा। इसका सीधा असर ये होगा कि अन्य न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से ही सीधे मामलों की मेरिट पर सुनवाई शुरू कर सकते हैं। कोई पुकार नहीं, कोई प्रशासनिक देरी नहीं। तो इससे न्यायिक उत्पादकता में तो जबरदस्त सुधार हो सकता है। बिल्कुल, वे असल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये तो हुई प्रक्रिया की बात कि जज अपना समय कैसे बिताते हैं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने वाले जज की अपनी काबिलियत, वो कितनी मायने रखती है? क्योंकि बोझ संभालने के लिए भी तो अनुभव चाहिए। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को छेड़ा है। न्याय की गुणवत्ता तो सीधे सीधे न्यायाधीश की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। लेख एक दिलचस्प और सच कहूं तो चिंताजनक बदलाव की ओर इशारा करता है। एक समय था जब बार में कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अनुभवी वकीलों को जिला मुंसिफ या मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता था। उनके पास अनुभव होता था। हाँ, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान और कोर्टरूम का अनुभव दोनों होता था। और अब क्या स्थिति है? अब अक्सर बिना अनुभव के सीधे लॉ कॉलेजों से निकले युवाओं की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हो रही है। देखिए, मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उन्हें काम के भारी बोझ और जटिल प्रक्रियाओं से निपटने में कठिनाई होती है। और इसका कोई उदाहरण है? हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दिल्ली के कुछ जजों को
बुनियादी ज्ञान की कमी के कारण बाकायदा प्रशिक्षण लेने के लिए कहा है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, अनुभव की कमी एक बड़ी समस्या है। लेख में इसके लिए एक समाधान भी सुझाया गया है। नए जजों को हाई कोर्ट में प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन क्या नए जजों को सीधे हाई कोर्ट में भेजना ही एकमात्र समाधान है? जमीनी हकीकत तो जिला अदालतों में ही समझ आती है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसका उद्देश्य उन्हें जमीनी हकीकत से दूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक बेहतर दृष्टिकोण देना है। कैसे? लेख का सुझाव है कि नवनियुक्त सिविल जजों को कुछ महीनों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों की बेंचों के साथ अटैच किया जाना चाहिए। वहां वे ये देखेंगे कि एक अनुभवी न्यायाधीश वकीलों के साथ कैसे बातचीत करता है, अच्छा, पेश किए गए फैसलों का अध्ययन कैसे करता है और सबसे महत्वपूर्ण, एक तर्कसंगत निर्णय कैसे लिखा जाता है। इसे अवलोकन द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, ये एक तरह की मेंटरशिप होगी। वो समझेंगे कि न्यायिक विवेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये अनुभव जब वो वापस अपनी जिला अदालत में लेकर जाएंगे तो उनकी कार्य संस्कृति और क्षमता निर्माण में निश्चित रूप से सुधार आएगा। तो हमने देखा कि जजों पर प्रशासनिक बोझ है और उनके प्रशिक्षण में भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिन औजारों यानी जिन कानूनों को जज इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या की जड़ उनमें ही छुपी हो? अब आप समस्या के तीसरे और शायद सबसे पेचीदा पहलू पर आ रहे हैं। कई बार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बनाए गए कानून ही अनजाने में देरी का कारण बन जाते हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? बिल्कुल। लेख में वाणिज्यिक न्याय अधिनियम मतलब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 12A का जिक्र है। ये कहती है कि मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता यानी मीडिएशन अनिवार्य है। हाँ, मतलब जो कानून कारोबार से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बनाया गया, उसकी एक शर्त ही उन मामलों को और धीमा कर रही है। ये तो अपने आप में ही एक विरोधाभास है। सही पकड़ा आपने। वाणिज्यिक मामलों में पार्टियां कोर्ट जाने से पहले ही वकीलों के जरिए नोटिस का आदान प्रदान कर चुकी होती हैं। अगर समझौता होना होता तो वो पहले ही हो जाता। सही बात है। ऐसे में उन्हें एक और अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया से गुजारना सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अनिवार्य माना है, जिससे ये एक प्रक्रियात्मक बाधा बन गई है जिसे टाला नहीं जा सकता। और ऐसा ही उदाहरण विवाह कानूनों में भी दिखता है ना, वो 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि। हाँ, आपसी सहमति से तलाक के लिए। और ये भी एक अच्छे इरादे से बनाया गया नियम है ताकि जोड़ों को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का समय मिले। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या है? जब एक जोड़ा आपसी शर्तों पर अलग होने का फैसला कर चुका है तो उन्हें 6 महीने तक कानूनी रूप से एक रिश्ते में बांध कर रखना क्या उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है? इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर लोग इस प्रक्रिया से बचने के लिए याचिका में ये झूठी घोषणा करते हैं कि वे 1 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं। तो कानून अनजाने में लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। और तीसरा उदाहरण नए किराया अधिनियम का है, जिसमें अस्पष्टता ही एक समस्या बन गई है। जी। उस कानून में इस बात को लेकर भ्रम है कि क्या बिना लिखित और पंजीकृत पट्टे यानी लीज के रेंट कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बनता है या नहीं। इस एक अस्पष्टता के कारण एक ही तरह के तथ्यों के साथ एक व्यक्ति को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है और दूसरे को रेंट कोर्ट। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये वैधानिक अस्पष्टता स्टैट्यूटरी एम्बिग्विटी ही अपने आप में मुकदमेबाजी और देरी का एक बड़ा कारण बन जाती है। मतलब कानून बनाते समय जमीनी हकीकत पर विचार करना कितना जरूरी है, ये 3 उदाहरण साफ दिखाते हैं। और यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है कि कैसे लेजिस्लेटिव इंटेंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अंतर न्यायिक देरी का कारण बनता है। निश्चित रूप से ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अच्छे इरादे वाले कानून भी अगर व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे न उतरें तो वो मुकदमेबाजी को कम करने के बजाय बढ़ा सकते हैं। दोषपूर्ण औजारों की बात चली है तो उस सबसे पुराने औजार का जिक्र करना भी जरूरी है जिससे आज भी हमारी सिविल अदालतें चल रही हैं। 1908 में बना सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 116 साल पुराना कानून। हम 116 साल पुराने तरीकों से आज के जमाने के केस सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे हम आज भी बैलगाड़ी से ऑफिस जाने की उम्मीद कर रहे हों। आपकी तुलना एकदम सटीक है। इसके कई प्रावधान इतने पुराने और जटिल हैं कि वादी अक्सर कार्यवाही में देरी करने के लिए उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए एक विभाजन का मुकदमा यानी पार्टीशन सूट, होते हैं। उसमें पहले एक प्रारंभिक डिक्री आती है, फिर अंतिम डिक्री। इस 2 चरण की प्रक्रिया की जरूरत ही क्यों है? एक ही डिक्री क्यों नहीं पारित की जा सकती? और अगर ये जरूरी है भी तो अंतिम डिक्री के लिए एक नई अर्जी क्यों दाखिल करनी पड़ती है? वो तो उसी केस का अगला हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी समस्या डिक्री के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में है। मान लीजिए सालों की लड़ाई के बाद आपके पक्ष में फैसला आ गया, आपको लगता है कि न्याय मिल गया। हाँ। लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू होती है उस फैसले को लागू करवाने की। तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने जंग जीत ली, लेकिन अब उस जीत का फल पाने के लिए एक और अंतहीन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही होता है। सीपीसी का आदेश 21 जो निष्पादन से संबंधित है, उसमें 106 नियम है। 106? जी, इनमें से कई इतने ज्यादा तकनीकी और जटिल हैं कि जिनका उपयोग देनदार यानी जजमेंट डेटर्स सिर्फ प्रक्रिया में देरी करने और आपको परेशान करने के लिए करते हैं। एक नागरिक को अपनी ही जीती हुई डिक्री को लागू करवाने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर किया जाता है। और लेख में आदेश 8 नियम 1 में संशोधन का भी जिक्र है, जो प्रतिवादी को 90 दिनों में जवाब दाखिल करना अनिवार्य बनाता है। ये तो एक अच्छा सुधार लगता है। हाँ, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये टुकड़ों में किए गए सुधार का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए प्रतिवादी ने 90 दिनों में जवाब दाखिल कर भी दिया, तो क्या मुकदमे का तुरंत निपटारा हो जाता है? नहीं होता होगा। नहीं, उसके बाद की प्रक्रिया यानी ट्रायल अपनी धीमी गति से ही चलता है। तो सिर्फ एक हिस्से के लिए समय सीमा तय करने से पूरा उद्देश्य कैसे हल हो रहा है? मतलब ये कि सुधार टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से होना चाहिए। हमें पूरी पाइपलाइन को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ एक लीक को। ठीक यही बात है। ये दिखाता है कि हमें एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सुनवाई करना नहीं, बल्कि एक उचित समय के भीतर कार्यवाही का अंतिम रूप से समापन करना होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। एक तरफ अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक कामों का पहाड़ जैसा बोझ है, दूसरी तरफ न्यायाधीशों के अनुभव और प्रशिक्षण में कमी है, तीसरी तरफ कुछ नए कानून ही अनजाने में बाधा बन रहे हैं, और इन सब के ऊपर 116 साल पुराने प्रक्रियात्मक कानून की जंजीरें। ये कोई एक कारण नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय और आपस में जुड़ी हुई समस्या है। बिल्कुल, और इसीलिए इसका समाधान भी बहुआयामी ही होगा। हमें पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हिम्मत के साथ छोड़ना होगा। हमें बार के सक्षम और अनुभवी वकीलों को न्यायाधीश के रूप में आकर्षित करने के लिए बेहतर व्यवस्था बनानी होगी। और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में काम करने देना होगा, ना कि मंत्रालयीय अधिकारियों के रूप में। जब तक हम इन संरचनात्मक मुद्दों को जड़ से हल नहीं करते, तब तक न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या कम होने की उम्मीद करना बेमानी होगा। आज की इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। लेख में मानव न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से प्रशासनिक बोझ को कम करने का एक ठोस सुझाव दिया गया है। लेकिन आज के तकनीकी युग में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस लिपिकीय कार्य को संभालने में एक बेहतर और अधिक मापनीय, मतलब स्केलेबल समाधान हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो एक डिजिटल कोर्ट ऑफिसर की ये अवधारणा अपने साथ क्या नई चुनौतियां और नैतिक सवाल लेकर आएगी, इस पर विचार कीजिएगा। अगर आज का ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार या प्रश्न कमेंट्स में साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।